नमस्कार। और इतिहास की गहराइयों में एक और सफर पर आप सबका स्वागत है। महान कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आप समुद्र के किनारे खड़े होकर और पानी को घूरकर उसे पार नहीं कर सकते। मतलब समझने के लिए, जुड़ने के लिए बात करना जरूरी है। तो इसी भावना के साथ आज हम भारत चीन संबंधों के एक ऐसे ही शुरुआती संवाद की परतें खोलेंगे। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चीन यात्रा की। ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी। वो दौर था जब एशिया के दो बड़े देश, आप देखिए, औपनिवेशिक छाया से निकल रहे थे और विश्व मंच पर अपनी जगह बना रहे थे। ये यात्रा इतनी खास क्यों थी? उस समय के जो नेता थे उनकी सोच क्या थी आखिर? और आज के जो जटिल भारत चीन संबंध है उनकी बुनियाद को समझने के लिए इस यात्रा का क्या महत्व है? हमारी ये जो बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक काफी विस्तृत लेख के विश्लेषण पर आधारित है। उसमें इस महत्वपूर्ण यात्रा के कई ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद कम बात हुई है। हमारा मकसद है इस यात्रा के मुख्य घटनाक्रम, उस समय की दुनिया की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति और भारत चीन रिश्तों की जो शुरुआती शक्ल थी, उसको जरा गहराई से समझना। और हाँ, ये विश्लेषण खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऐतिहासिक पहलू को समझने में बहुत मददगार हो सकता है। देखिए, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही जरूरी विषय है और आम जानकारी के लिए तो है ही अहम। तो चलिए शुरू करते हैं। वो दुनिया कैसी थी आखिर जब नेहरू चीन पहुंचे? नेहरू और चीन के जो सर्वोच्च नेता थे माओ त्से-तुंग, उनके बीच किन बातों पर सहमति बनी, कहाँ मतभेद थे और इस मुलाकात ने रिश्तों के भविष्य पर कैसा असर डाला? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस यात्रा के महत्व को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, थोड़ा सा पीछे देखना जरूरी है। देखिए, 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी की स्थापना हुई। भारत ने इसमें काफी तेजी दिखाई। 1950 में ही पीआरसी को मान्यता दे दी। हाँ, ये बड़ी बात थी। जी, और ऐसा करने वाला वो दुनिया के पहले गैर कम्युनिस्ट देशों में से एक था। ये अपने आप में एक बड़ा कदम था जो दिखाता था कि भारत अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। नेहरू की जो 1954 की यात्रा थी, वो इसी शुरुआती कह सकते हैं सकारात्मक माहौल में हुई थी। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि दुनिया में तब चल क्या रहा था। दुनिया तेजी से शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वो जो खिंचाव था विचारधारा का, ताकत का, वो पूरी दुनिया की राजनीति पर असर डाल रहा था। हाँ, वो दो गुटों वाली दुनिया बन रही थी। बिल्कुल। और ऐसे में भारत और चीन जैसे जो नए नए आजाद हुए देश थे, वो अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने की कोशिश में लगे थे। तो नेहरू की ये यात्रा इस पूरी जटिल वैश्विक पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा थी, आप कह सकती हैं। और उस समय के हिसाब से ये कितनी बड़ी घटना थी, इसका अंदाजा न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट से लगता है जिसने इसे नेहरू के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी मिशन कह दिया था। अब सोचिए, एक प्रमुख गैर कम्युनिस्ट देश का राष्ट्राध्यक्ष वो कम्युनिस्ट चीन के सबसे बड़े नेता से मिलने जा रहा है, वो भी शीत युद्ध के उस माहौल में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। निश्चित रूप से। ये यात्रा अक्टूबर 1954 में हुई थी और नेहरू जी अकेले नहीं थे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। और जैसा आपने बताया, ये किसी गैर कम्युनिस्ट सरकार के प्रमुख की माओ की चीन की पहली यात्रा थी। चीन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। वो दुनिया को और खासकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो नए आज़ाद देश थे या जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको ये दिखाना चाहता था कि देखो, हम कोई खतरा नहीं है, हम विस्तारवादी नहीं हैं, बल्कि हम तो एक शांति प्रिय, दोस्ती रखने वाले और तरक्की पसंद देश है। ये उनकी कूटनीति का हिस्सा था, जिसे हम चार्म ऑफेंसिव कहते हैं ना। हाँ हाँ, आकर्षण वाली रणनीति। जी बिल्कुल, मतलब दूसरों का विश्वास जीतना, अपनी छवि बेहतर करना। और ये बात आज भी देखिए कितनी सही बैठती है कि कैसे दुनिया के समीकरण आपके द्विपक्षीय रिश्तों पर असर डालते हैं। जैसा कि स्रोत लेख में भी इशारा है, हाल के सालों में भी जब भारत और चीन के नेताओं की मुलाकातें होती हैं, तो अक्सर उनके पीछे बड़ी वैश्विक ताकतों के बीच जो खींचतान चल रही होती है या दुनिया की जो अनिश्चितताएं हैं, उनका दबाव महसूस होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पड़ोसियों के रिश्ते सिर्फ आपसी समझ पर नहीं टिकते, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों का खेल भी उसमें शामिल होता है। ये नेहरू के समय भी सच था और आज भी है। बिल्कुल सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी वैक्यूम में नहीं होते, वो हमेशा एक बड़े कैनवस पर ही बनते बिगड़ते हैं। चलिए अब सीधे उन मुलाकातों पर आते हैं। 19 अक्टूबर 1954 को बीजिंग के झोंगनान हाई परिसर में नेहरू और माओ पहली बार मिले।
क्या बात हुई उस पहली मुलाकात में? माहौल कैसा था? कुछ अंदाजा है? देखिए, पहली ही मुलाकात में माओ ने बड़े सधेवे ढंग से बात शुरू की। उन्होंने जो मतभेद थे उनको थोड़ा किनारे रखा और जो समान बातें थीं उन पे ज्यादा जोर दिया। उनका मुख्य तर्क ये था कि देखिए, भारत और चीन दोनों ही पश्चिमी साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं। लंबे समय तक क्रूर शोषण हुआ है। भारत का 300 से ज्यादा साल, चीन का 100 से ज्यादा साल। उन्होंने कहा, और ये उनके शब्द थे कि हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे सामाजिक सिस्टम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम में एक बुनियादी समानता है। हम दोनों को ही साम्राज्यवाद से जूझना पड़ा है और अब भी उसके असर से निपटना है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं भावनात्मक जमीन तैयार करने की कोशिश थी। और इसके साथ ही माओ ने अपनी कुछ चुनौतियां भी रखी सामने। उन्होंने ताइवान का मुद्दा उठाया, जो उस समय अमेरिकी संरक्षण में था और जिसे पीआरसी अपना हिस्सा मानता है, आज भी मानता है। उन्होंने ये भी माना कि चीन का जो औद्योगिक आधार है वो उस समय भारत से कमजोर था। ये शायद एक यथार्थवादी आकलन भी था और शायद ये दिखाने की भी कोशिश की देखिए, चीन अभी विकास कर रहा है, वो कोई खतरा नहीं है। दिलचस्प है कि शुरुआत साझा इतिहास और चुनौतियों से हुई। नेहरू जी की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? क्या वो सहमत थे साम्राज्यवाद वाले मुद्दे पर? हाँ, बिल्कुल। नेहरू जी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में माओ के विचारों से पूरी तरह सहमत थे। ये तो उनकी अपनी सोच थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव थे, उससे बिल्कुल मेल खाता था। लेकिन साथ ही नेहरू जी ने बातचीत को भविष्य की तरफ मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों पर बहुत जोर दिया। अच्छा, पंचशील। जी, वो 5 सिद्धांत, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, हमला ना करना, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना, बराबरी और आपसी फायदा और शांति से साथ रहना। ये पंचशील समझौता आपको याद होगा, इसी साल कुछ महीने पहले अप्रैल 1954 में ही भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र को लेकर एक समझौता हुआ था। उसी में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। तो नेहरू जी के लिए ये सिद्धांत सिर्फ भारत चीन के लिए नहीं थे। वो मानते थे कि ये पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण रिश्तों का आधार बन सकते हैं। ये उनकी जो गुटनिरपेक्ष नीति थी, उसका भी एक तरह से मूल तत्व था। तो एक तरफ साझा अतीत पर सहमति, दूसरी तरफ भविष्य के लिए पंचशील का प्रस्ताव। अच्छा, और अमेरिका को लेके क्या रवैया था? हमने शीत युद्ध का जिक्र किया, तो क्या अमेरिका पर भी दोनों नेताओं के विचार कुछ मिलते जुलते थे? यहाँ एक बहुत ही कह सकते रोचक समानता देखने को मिलती है। अपनी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और विचारधाराओं के बावजूद नेहरू और माओ दोनों ही उस समय की अमेरिकी विदेश नीति के कड़े आलोचक थे। माओ ने तो सीधी बात की। हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी जो मिलिट्री मौजूदगी है, अपना प्रभाव है, वो दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और इंडो चाइना मतलब वियतनाम, लाओस, कंबोडिया यहाँ तक फैला दिया है। ये तो चीन के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। माओ ने कहा कि ये स्थिति हमारी नींद हराम करती है। बाप रे! और नेहरू का नजरिया, क्या वो भी इतने ही सख्त थे? नेहरू के शब्द थोड़े अलग थे, कूटनीतिक थे, लेकिन भावना वही थी। उन्होंने अमेरिका को कूटनीतिक रूप से अपरिपक्व यानी नॉट मैच्योर बताया। उनका मानना था कि अमेरिका दुनिया की जो पेचीदगियां हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उनको समझने में थोड़ी मुश्किल महसूस करता है, खासकर अगर वो बदलाव उसकी पसंद के ना हो। ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग तरह के नेता, एक कम्युनिस्ट, एक लोकतांत्रिक समाजवादी, दुनिया की ताकत के संतुलन को लेकर एक जैसी चिंता रख सकते थे, खासकर अमेरिकी प्रभाव को लेकर। यह शायद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जमीन भी तैयार कर रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर मुद्दे पर हाँ में हाँ ही मिल रही थी। गहरे मतभेद भी थे और वो उभरकर सामने आए, खासकर भविष्य को लेकर। 23 अक्टूबर की बैठक हुई। उसमें जब भविष्य के युद्धों पर बात हुई तो दोनों नेताओं की सोच का फर्क साफ नजर आया। अच्छा, क्या फर्क था? माओ ने अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से ये विचार रखा कि शायद अगला विश्व युद्ध जरूरी हो। उनका मानना था कि इससे पश्चिम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवाद की जो बची खुची जड़ें हैं वो उखड़ जाएंगी और लोगों को आज़ादी मिलेगी। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। नेहरू ने इस पर क्या कहा? उनकी प्रतिक्रिया तो बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। बिल्कुल, नेहरू ने यहाँ पर दृढ़ता से असहमति जताई। उन्होंने माना कि हाँ, ये सच है कि कभी-कभी युद्ध के ऐसे नतीजे निकल आते हैं जो अच्छे लगते हैं, जैसे लोगों की आज़ादी।
लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध का जो मूल स्वभाव है वो विनाशकारी है। वो इंसानों को क्रूर बनाता है, मानवीय मूल्यों को गिराता है और उसके परिणाम हमेशा अनिश्चित होते हैं। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और युद्ध को हर हाल में टालना चाहिए। यहाँ गांधीवादी प्रभाव दिखता है नेहरू पर। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ये भारत और चीन के बीच दुनिया को देखने का एक बुनियादी फर्क था, जो उस समय शायद उतना बड़ा न लगा हो, पर बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तरफ माओ युद्ध को शायद एक ऐतिहासिक जरूरत मान रहे हैं, दूसरी तरफ नेहरू उसे हर हाल में टालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसी बातचीत में माओ ने यह भी कहा था कि चीन और भारत के बीच कोई तनाव या मनोवैज्ञानिक युद्ध नहीं है। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान था या उस समय वाकई ऐसा महसूस किया जा रहा था? देखिए, सतह पर तो माहौल यकीनन बहुत सकारात्मक और दोस्ताना बनाया गया था। जो सार्वजनिक बयान थे, जो स्वागत समारोह हुए, वो गर्मजोशी से भरे थे। लेकिन जैसा कि युद्ध पर हुई चर्चा से पता चलता है, बुनियादी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद तो थे ही। माओ का ये कहना कि कोई तनाव नहीं है शायद उस पल के लिए सच रहा हो, लेकिन ये भविष्य की गारंटी तो नहीं थी। दोनों पक्ष शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि मतभेदों के बावजूद सहयोग हो सकता है। इन गंभीर राजनीतिक चर्चाओं के बीच क्या उस यात्रा से जुड़े कुछ हल्के फुल्के या यादगार किस्से भी हैं जिनका जिक्र मिलता है? अक्सर ऐसी छोटी बातें उस समय के माहौल और नेताओं के आपसी रिश्तों की थोड़ी झलक दे देती हैं। हाँ, बिल्कुल है, और काफी दिलचस्प भी है। वीवी परांजपे, जो उस यात्रा के दौरान युवा दुभाषीय मतलब इंटरप्रेटर थे और बाद में भारत के एक जाने माने राजनयिक बने, उन्होंने अपने संस्मरणों में कुछ बड़े रोचक अनुभव शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि एक तो चीनी भाषा अपने आप में काफी जटिल है और ऊपर से माओ का हुनान प्रांत का एक बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय लहजा था, जिसे समझना और तुरंत सही सही अनुवाद करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, और वो शंघाई में संगीत कार्यक्रम वाला वाकया, वो तो काफी मजेदार है। जी हाँ, वो किस्सा तो अनुवाद की चुनौतियों और सांस्कृतिक बारीकियों का कह सकते हैं एक बेहतरीन उदाहरण है। हुआ ये कि शंघाई के मेयर ने नेहरू जी के सम्मान में एक संगीत संध्या रखी। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अनाउंसर ने अमेरिका से लौटे एक युवा और प्रतिभाशाली संगीतकार का परिचय दिया। अब चीनी भाषा में तीसरे पुरुष के लिए जो सर्वनाम है ता, वो पुरुष यानी ही, महिला यानी शी, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु यानी इट के लिए भी एक ही होता है। अच्छा, ये तो मुश्किल है। हाँ, तो परांजपे जी, जो संगीतकार को जानते नहीं थे, उन्होंने संदर्भ के हिसाब से अंदाजा लगाया और ता का अनुवाद अंग्रेजी में ही यानी वह पुरुष कर दिया। लेकिन जब पर्दा उठा तो मंच पर एक बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला संगीतकार वायलिन बजा रही थीं। नेहरू जी, जो कला और संस्कृति के बड़े पारखी थे, ये देखकर परांजपे जी की तरफ मुड़े और थोड़ी नाराजगी से बोले, आप तो कह लेते संगीतकार पुरुष है, ये तो महिला है, आपको कैसी चीनी आती है? अब बेचारे परांजपे जी उस वक्त क्या ही जवाब देते। हाँ, वाकई कूटनीति में छोटी सी चूक भी कैसे ध्यान खींच लेती है। ये किस्सा हल्के फुल्के अंदाज में भाषा और संस्कृति की अहमियत तो बताता ही है, और माओ की विदाई के समय का भी एक भावनात्मक जिक्र है शायद। हाँ, परांजपे जी ने उसे अपनी पूरी राजनयिक सेवा का सबसे अविस्मरणीय क्षण बताया है। जब नेहरू जी यात्रा खत्म करके विदा ले रहे थे, तो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए माओ खुद उन्हें उनकी कार तक छोड़ने आए। हाथ मिलाते हुए माओ ने अचानक प्राचीन चीनी कवि चू युआन की 2 प्रसिद्ध पंक्तियां कहीं, जिनका भावार्थ कुछ ऐसा था, जीवित रहते हुए बिछुड़ने के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं, और पहली बार मिलने की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक विदाई थी। ये पंक्तियां उस समय नेताओं के बीच शायद एक व्यक्तिगत तालमेल और गर्मजोशी बनी थी, उस ओर जरूर इशारा करती हैं। ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पर्सनल लेवल पर एक कनेक्शन महसूस किया गया था। उनको दर्शाता है। तो जब नेहरू जी भारत लौटे, इस यात्रा का यहाँ क्या असर हुआ? भारत में इसे किस तरह से देखा गया? क्या वो गर्मजोशी यहाँ भी महसूस की गई? हाँ, बिल्कुल।
नेहरू की वापसी पर भारत में चीन के प्रति दोस्ती और सद्भावना की जैसे लहर सी दौड़ गई। अखबारों में यात्रा की बहुत सकारात्मक कवरेज हुई और इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट था वो देखने को मिला 2 साल बाद 1956 में, जब चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाय भारत आए। उनका ऐसा स्वागत हुआ जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अच्छा। जी, जहां जहां वो गए, सड़कों पर हजारों लाखों लोग उमड़ पड़े और हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। इसे अक्सर भारत चीन संबंधों का स्वर्ण काल या हनीमून पीरियड भी कहा जाता है। उस समय तो ऐसा लगता था कि बस ये दोनों एशियाई दिग्गज मिलकर दुनिया का भविष्य लिखने वाले हैं। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ये भाई भाई का दौर बहुत ही छोटा साबित हुआ। वो सुनहरी धूप बहुत जल्दी बादलों में घिर गई। इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई फिर? दुर्भाग्य से ये गर्मजोशी ज्यादा टिक नहीं पाई। दरारें पड़नी शुरू हुई 1959 के आसपास। उस साल तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे चीनी सेना ने बड़ी सख्ती से कुचल दिया। इसी दौरान तिब्बत के जो आध्यात्मिक नेता हैं 14वें दलाई लामा, वो अपने अनुयायियों के साथ भागकर भारत आ गए और नेहरू सरकार ने मानवीय आधार पर उन्हें शरण दे दी। इस घटना ने चीन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। चीन के नेतृत्व को ये लगने लगा कि भारत शायद अमेरिका या दूसरी पश्चिमी ताकतों के इशारे पर तिब्बत में अलगाववाद को हवा दे रहा है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। दलाई लामा को शरण देना उनके लिए एक तरह से दुश्मनी का काम था। यहीं से दोनों देशों के बीच शक और अविश्वास की खाई गहराने लगी। और फिर वो वॉर जिसने रिश्तों को शायद सबसे स्थायी, सबसे गहरा नुकसान पहुंचाया, 1962 का सीमा युद्ध। इस युद्ध ने न सिर्फ भाई भाई के नारे को एक मजाक बना दिया, बल्कि नेहरू की विदेश नीति और चीन को लेकर उनके जो आकलन थे, उन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, 1962 के युद्ध ने दोनों देशों के बीच विश्वास को समझिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। भारत के लिए ये एक राष्ट्रीय सदमा था और नेहरू के लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनकी पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर सवाल उठ गए। उनकी आलोचना हुई कि उन्होंने चीन की जो विस्तारवादी मंशाएं थीं, उनको समझने में भूल की और सीमा पर जो सैन्य तैयारी होनी चाहिए थी, उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इस युद्ध का असर इतना गहरा और लंबा था कि नेहरू की 1954 की यात्रा के लगभग 34 साल बाद 1988 में उनके ही पोते राजीव गांधी अगले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने चीन का दौरा किया। सोचिए, 3 दशकों से ज्यादा का फासला। ये रिश्तों की कड़वाहट खुद बयान करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? 1954 की नेहरू की यात्रा, इसमें कोई शक नहीं, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी। ये वो पल था जब 2 पुरानी सभ्यताएं और नए नए बने राष्ट्र उपनिवेशवाद से आज़ाद होकर एशिया और दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे थे और एक दूसरे से सीधे बात करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में गर्मजोशी थी, साझा इतिहास का जिक्र था, हिंदी चीनी भाई भाई का एक सपना था, लेकिन साथ ही भविष्य के युद्धों को लेकर सोच, अमेरिका की भूमिका और बाद में तिब्बत जैसे मुद्दे, इन पर जो बुनियादी मतभेद थे वो भी उसी शुरुआती दौर में मौजूद थे, भले ही उन्हें उस वक्त खुलकर माना न गया हो। हाँ, और ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो जटिलता है उसकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। ये हमें सिखाती है कि साझा इतिहास हो, सांस्कृतिक समानताएं हो या शुरुआती दोस्ती हो, ये सभी राष्ट्रीय हितों, विचारधारा के मतभेदों और बदलती हुई भू राजनीतिक सच्चाइयों के सामने फीके पड़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के भारत-चीन संबंधों की जो पेचीदियां हैं, सीमा विवाद है, व्यापार का असंतुलन है, वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धा है, इनकी जड़ें अक्सर इतिहास की इन्हीं घटनाओं, इन्हीं मुलाकातों और इन्हीं गलतफहमियों में छिपी होती हैं। इतिहास को समझे बिना आप वर्तमान की विदेश नीति का विश्लेषण कर ही नहीं सकते, वो अधूरा रह जाएगा। ये यात्रा यथार्थवाद यानी रियलिज्म और आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म की जो बहस है आयार में, उसको भी दर्शाती है। और आज के हमारे सभी श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात यह है कि क्या इतिहास हमेशा खुद को दोहराने के लिए ही होता है, या क्या भारत और चीन अपने अतीत के इस भारी बोझ से, खासकर 1962 की वो जो कड़वी यादें हैं, उनसे ऊपर उठकर भविष्य में एक स्थिर, एक भरोसेमंद और आपसी सम्मान पर टिका हुआ रिश्ता बना सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन जिस पर लगातार सोचने और कोशिश करने की जरूरत है।
अगर आपको इतिहास और कूटनीति की यह गहरी पड़ताल जो इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी पसंद आई तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विश्लेषणों से जुड़े रहें। और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई सवाल या विचार हैं, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।